नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का यह प्रैक्टिस जो है हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? क्या कार्यालय आदेश का होता है, क्या अधिसूचना का होता है, ज्ञापन का या फिर परिपत्र का होता है? क्या ऑप्शन होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना यानी कि जो अधिसूचना होती है भारतीय गजटों में सरकारी प्रकाशित होती है, या किसी भी प्रकार से हो सकती है, या नियम जब कोई बनता है तो ये अधिसूचना लागू की जाती है, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की। ये जो है जो सभी कार्यालयों को, सभी विभागों को एक साथ सूचित किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड के समय में अधिसूचना जारी हुई थी लॉकडाउन की, तो सभी कार्यालयों के लिए हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? क्या आदिकाल में लिखा गया था, क्या भक्ति काल में लिखा गया था, रीति काल में लिखा गया था या फिर आधुनिक काल में? तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल में लिखी गई रचना है। ठीक है, हिंदी को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा पूछ सकता है तो 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, वहीं अगर भक्तिकाल की बात की जाए, भक्तिकाल की बात की जाए तो 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल जो है वो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल जो है 1900 से आगे। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, गौ शब्द एक वचन पहचानिए। गौ शब्द का जो वचन है ये पहचानना है। तो गौ शब्द क्या है? सदा एक वचन होगा, एक वचन, बहुवचन या सदा एक वचन होगा। तो गौ शब्द का जो है वचन है एक वचन। ठीक है, और इसका बहुवचन क्या होता है? इसका बहुवचन क्या होगा? गौवे होगा, गौवे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या 32 है, 34 है, 33 है या फिर 36 है? तो आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं आप बताइएगा, कौन कौन से 33 हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। एक शब्द अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है? क्या दैहिक है, क्या नौकरी है, प्रौढ़ है या फिर पौरुष है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब गलत पूछा है, कौन सा गलत लिखा है? तो दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष सभी सही लिखे हैं। ठीक है, नौकरी गलत है। नौकरी का क्या होता है? नौकरी। क्या होता है भाई? नौकरी। ठीक है, ये गलत है। कौन सी वर्तनी ठीक है? क्या रचयिता सही है, रचति सही है, रचयिता सही है या रचयिता सही है? क्या इसका आंसर होगा? ये सही है, ये क्या? तो आप जानते हैं इसमें जो वर्तनी ठीक है वो किसकी है? वर्तनी किसकी सही है? रचयिता। ठीक है, बाकी सब ये गलत लिखे हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक जो है वो क्या होगा? गय धन अक है, गय धन अक है, और यहां पर क्या है? अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? नौ धन इक। ठीक है, नौ धन इक इसका जो है संधि विच्छेद होगा। और ये कौन सी संधि है? ये अयादि संधि है। क्लियर, अयादि संधि है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है? क्या नीलगाय? आमरण जो है कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास या द्विगु समास? कौन सा होगा? तो आमरण में जो है वो अव्ययी भाव समास है। क्लियर, द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, चौराहा। ठीक है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। द्वंद्व में क्या होगा? जैसे
माता पिता। ठीक है, ओके। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत या विद्याभ्यास? तो इसमें विद्याभ्यास जो है, अभ्यास जो है, वो कर्मधारय समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास जो है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर? उपसर्ग वह शब्दांश है, अगला प्रश्न कह रहा है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। क्या किसी शब्द के बाद में जुड़ता है? किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो क्या होगा? उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा होता है? तो उपसर्ग आप जानते हैं जो बाद में जुड़ता है वो क्या होता है? वो कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के पहले जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। ऑप्शन सी। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अलम शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, ये अलम जो है इसका उपसर्ग है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश, पद्यांश या पद्यांश होता है। तो आप जानते हैं प्रत्यय जो है वो शब्दांश होता है, और ये प्रत्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं, और जो कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या अंश है, अंश है, अस है या अस है? क्या होगा? तो तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जो कि हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग तत्सम कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अंश शब्द जो है तत्सम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 15। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या तत्सम कहते हैं, क्या देशज कहते हैं, विदेशी कहते हैं, या फिर तद्भव कहते हैं? तो हम जानते हैं कि संस्कृत और प्राकृत भाषा से हिंदी में आए शब्दों के विकृत रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। और जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं वो तत्सम होते हैं। विदेशी क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। और देशज जो एक किसी विशेष स्थान में उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति होती है, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, उन्हें हम देशज कहते हैं। ठीक है, क्लियर? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? क्या ग्रध होगा, गोधूम होगा, गो होगा, या ग्रंथि होगा? तो क्या होगा? गेहूं का तत्सम शब्द, यानी कि गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गोधूम। ठीक है, गोधूम। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो भाई कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा है? तो आप जानते हैं क्या होगा इसमें? 3। ठीक है, 3 शब्द इसमें तद्भव है। बाकी जल, नग्न और भ्रमर ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्सम हैं। ठीक है, सभी तत्सम हैं। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, क्या आप है, आकाश है, चलना है, या लंबा है? तो क्या होगा इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, आकाश जो है एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आप क्या है? आप इसमें क्या है? आप इसमें सर्वनाम है। ठीक है, आप सर्वनाम है। चलना क्या है? ये एक क्रियापद है। ठीक है, ये क्रिया है, जबकि लंबा क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, लंबा विशेषण है। ओके, कह रहा है प्रश्न नंबर 19। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक क्या है? क्या होगी? थकावट होगी। ठीक है, थकना क्या है? क्रिया है, तो इसी से बना है थकावट। बाकी बुराई, बुढ़ापा ये क्या है?
भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। फिर कह रहा 20 उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। क्या निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या होगा इसमें? उसने, ये जो पूछ रहा है उसने, इसमें कौन सा जो है सर्वनाम होगा उसने में? तो उसने जो है क्या होगा? उसने जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है, और प्रश्नवाचक, ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 तो दिए हैं, साथ में ये 2 और जोड़ लीजिए, अनिश्चयवाचक। क्लियर? तो कुल 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण एवं विशेष कहते हैं, या फिर विशिष्ट कहते हैं? जिससे संज्ञा का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। 22 नंबर, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु या फिर शब्द कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या वे कहलाते हैं? क्या क्रिया कहलाते हैं? क्या वचन कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं? या फिर अव्यय कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब इनमें कोई भी व्यय नहीं होता, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24, कह रहा राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? क्या संबंध बोधक अव्यय है? क्या क्रिया विशेषण अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है? या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है? क्या होगा? तो जो धीरे धीरे है, तो क्या धीरे धीरे किसी कार्य का होने का पता चला, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, इनमें से अणय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरणय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो है पर्यायवाची होगा कांतार। अरणय का मतलब जंगल, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 26, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या तरंगड़ी है? क्या सरोज है? तड़ाग है? या मृगांक है? क्या होगा इसका? तो कमल का जो है वो सरोज पर्यायवाची है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची सरोज है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, अध का विलोम है। अध का विलोम क्या होगा? अध का विलोम क्या होगा? क्या पूर्ण होगा? क्या समाप्त होगा? रति होगा? या खत्म होगा? तो अध का मतलब क्या होता है? अधूरा, ठीक है। अध का मतलब अधूरा, तो इसका विलोम क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। जागृत का विलोम, निद्रा, सुस्त, सुप्त या सुसुप्ति, तो क्या होगा इसका? तो जागृत का विलोम जो है वो सुप्त होगा, ठीक है। जागृत का विलोम सुप्त होगा, जबकि जागृत का सुसुप्ति होगा, ठीक है। जागृत का विलोम सुसुप्ति होगा। मैंने रिक्त स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो क्या सोचा? मैंने अंतःकरण से में सोचा, या मैंने मन में सोचा, चित्त में सोचा, या फिर आत्मा में सोचा? क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। जो संगीत है उसके द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? क्या अधिकार होगा, कर्तव्य होगा, शरीर होगा, या आचरण?
तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्लियर? ओके। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या आशातीत होगा, आशान्वित होगा, प्रत्याशा होगा या फिर अप्रत्याशित होगा? तो इसका जो है बी होगा, अप्रत्याशित। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्या चंद्रशेखर होगा, क्या चक्रपाणी होगा, चक्रधर होगा या फिर चंद्रचूड़ होगा? क्या होगा? तो जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्रपाणी। ठीक है, अर्थात विष्णु। ठीक है, अर्थात विष्णु कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बहुत खूब प्रश्न। क्या मूर्ख बन जाना है, अपमानजनक बात कहना है, बेफिक्र होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना? तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्या छोटे शिशु को तलाशना होगा, अत्यधिक शरारती बालक होगा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या फिर छोटे बालक की प्रशंसा करना? क्या होगा? आप सभी जानते हैं गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा अर्थात पास में वस्तु रहते हुए भी चारों तरफ खोजना या ढूंढना। तो ऑप्शन सी। 35 है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ होगा। क्या होगा इसका? क्या एक चना किसी काम का नहीं होता, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता या फिर एक चने से भूख नहीं मिटता? तो मुहावरे का अर्थ होता है जो कुछ कहा गया उससे अलग बात होती है। ठीक है। तो चना चना दिया है इसका मतलब ये तो सभी कैंसिल हो गया वैसे भी। तो बचता क्या? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? क्या संज्ञा उपवाक्य है, क्या विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया उपवाक्य है? तो क्या है? पानी बरसता है तो क्या है इसमें? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है इसमें? आप लोगों को क्या बता रहा है? पानी बरसता मतलब क्या बता रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना? यानी कि बरसना क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा होगा? क्या प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया? तो क्या होगा इसका? क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। अर्थात इसमें दो पद होते हैं, दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य होता है जिस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। ठीक है। कह रहा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है। दो वाक्य होंगे, एक उपवाक्य प्रधान वाक्य पर क्या होगा? आश्रित होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 38 मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश है। क्या अशुद्ध है? क्या मैंने अशुद्ध है, विद्यालय शुद्ध है, जाना या फिर है? तो क्या होगा? मुझे। ठीक है, यानी कि यहां पर मुझे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे गलत होगा, मैंने गलत होगा। यहां पर क्या होगा? मुझे विद्यालय जाना है। क्या है? मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है, ठीक है ना? कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्न में कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है? को होगा, ने होगा, से होगा या में होगा? प्रश्न नंबर 40 क्या होगा? तो कर्ता का कारक जो है वो कौन सा होगा? ने। ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं।
ठीक है, 8। और बाकी जो है कारक जो है वो डिटेल वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाना फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे बाकी डिटेल वीडियो में। ओके, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है। कौन सा कारक होता है? क्या कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? क्या होगा? तो यहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, को जो है, ये जो को विभक्ति है, ठीक है, ये को कर्म के लिए और संप्रदान के लिए, दोनों के लिए होता है, परंतु जब देने के अर्थ में होगा तो संप्रदान कारक के लिए को यूज होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? कह रहा है वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो किस लिंग में लिखे जाते हैं? क्या स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं या पुल्लिंग में लिखे जाते हैं? परंतु इसमें कुछ अपवाद होते हैं। तो वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, परंतु कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे ई और री। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? क्या जवाब है, क्या गुलाब है, क्या हिसाब है या फिर शराब है? क्या स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो शराब। जवाब क्या हम लोग बोलते हैं? जवाब दिया। ठीक है, जवाब दिया या लिया। हिसाब किया। ठीक है, गुलाब खिला, खिली नहीं, जबकि शराब पी जाती है। ठीक है, पेय पदार्थ जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं लगभग में, लेकिन कुछ अपवाद रहते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 44, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? कह रहा है क्रिया मतलब कर्म जो है, जो कार्य हो रहा है, उसके उस रूप को क्या कहेंगे जिससे उसके समय का पता चले कि कार्य हो गया है या पूरा हो गया है या अधूरा है या फिर अभी हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? बहुत ही सुंदर लड़की है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? कौन सा होगा भाई? क्या परिमाणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? बहुत ही सुंदर बता रहा। सुंदर क्या है? उसके गुण को दर्शा रहा, अर्थात गुणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक जहां पर मात्रा दी होती है, संख्यावाचक जहां संख्या दी होती है और जहां सर्वनाम दिया होता है वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 46, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है, कौन सा होगा? अंतर्धान होगा, अनुग्रहित होगा, आध्यात्म होगा या फिर अधीन होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो है अशुद्ध है वो आध्यात्म है, बाकी सभी शुद्ध लिखे हैं। आध्यात्म, इसका मतलब क्या होता है? अध्यात्म होता है। ठीक है, आध्यात्म नहीं होता है, जबकि क्या होता है? अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म होता है। ओके। प्रश्न नंबर 47, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? क्या आर्य भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से है, देव भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार से है? तो जो कन्नड़ शब्द है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। दक्षिण भारत की लगभग में सभी बोलियां द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। ठीक है, और कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की भाषा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है ये जो भाषाएं दी हैं जैसे प्राचीन संस्कृत, शौरसौनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी, तो इनका जो समय है उसको कालाक्रम अनुसार लगाना है। तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सी भाषा आई? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी आई? प्राचीन संस्कृत आई। तो क्या होगा हमारा? ए। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, ठीक है, सी। फिर सौरसैनी, और सौरसैनी से जो है पश्चिमी हिंदी का जो है उद्भव होता है, यानी कि ACBD, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 49, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? क्या भार प्रयोग है, जनसंचार है, व्यापक उपयोग या व्यापक प्रतिरक्षण है? क्या होगा इसका?
तो इसका अर्थ होगा, क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जनसंचार। ठीक है, जनसंचार। प्रश्न नंबर 50 आज का अंतिम सवाल है। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, क्या होगा? मैं उल्लासित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, या फिर मेरी खुशी ज्यादा थी। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं उल्लसित था। ठीक है, यानी कि बहुत प्रसन्न था। ओके, तो आज के आपने 50% कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर करें आप अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।